जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आश्रय पाराशर और आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग यूपीएसआई के एग्जाम तक रीजनिंग के हर एक टॉपिक को ऐसा करने वाले हैं कि यूपीएसआई के पेपर में रीजनिंग में कुछ भी आ जाए और आप सभी उसको पूरी ताकत के साथ हल करके आए। दोस्तों, हम सभी लोग रीजनिंग के हर टॉपिक को प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, जैसा हम लोग पिछले 2 लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कर रहे थे और मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी और सीरीज 5 टॉपिक मिला के 15 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 लेक्चर आपने देखे। पहले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, दूसरे लेक्चर में हम लोग एक पीडीएफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, उनमें सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस थे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और आप सभी को यह भी पता है कि वो जो क्वेश्चंस थे वो किन्हीं 2 या 4 पैटर्न पे आधारित थे। तो हम लोगों ने उन पैटर्न को इतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया था कि जितने क्वेश्चन हम लगा रहे थे हमें पता चल रहा था कि कैसे क्वेश्चन को अंत तक हल करना है और कितने स्मार्ट तरीके से, ताकि हमारा समय भी कम से कम लगे। तो हम लोग पिछले क्लास में 17 क्वेश्चन लगा चुके थे और आज हम लोग शुरू करेंगे 18वें क्वेश्चन के साथ। तो तैयार हो जाइए, अपना कॉपी पेन अपना हाथ में रखिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही रीजनिंग को परफेक्ट बना सकता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। दोस्तों, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अपनी नजर के सामने से देख लोगे, उतना आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखते ही एक ललक अंदर से आ जाएगी कि इस क्वेश्चन को बनाना है। और जब ये आ गया तो समझ लो क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। जब तक डरोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में ओशियन को 15972 कहा जा रहा है। ओशियन 15972। उसके बाद नॉर्थ 2 डेमो दे रखे हैं, 21836 कहा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उसी कोड भाषा में हॉर्न को क्या कहा जाएगा। दोस्तों, फिर से वही बात, यूपीएसआई ने उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जो हम आपको पिछली क्लास में भी बता रहे थे कि अगर नंबर ऑफ लेटर बराबर है नंबर ऑफ डिजिट, यानी अक्षरों की संख्या और अंकों की संख्या बराबर है, तो डायरेक्ट कोडिंग लगाया जा सकता है। डायरेक्ट कोडिंग लगाया जा सकता है तो पहली शर्त तो पूरी हुई डायरेक्ट कोडिंग की कि जितने नंबर ऑफ लेटर उतने नंबर ऑफ डिजिट। दूसरी शर्त चेक करते हैं। दूसरी शर्त ये थी कि इन दोनों में एक कॉमन लेटर ढूंढते हैं। इन दोनों में कोई कॉमन लेटर हमें दिख रहा है क्या? तो ओ दिखाई दे रहा है। इसमें ओ पहले नंबर पर है तो 1 लिखा है, इसमें ओ दूसरे नंबर पर है तो 1 लिखा है। दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हुई। तीसरी शर्त, जो पूछा जा रहा है उसके जितने लेटर्स हैं वो सारे इन दोनों में डले होने चाहिए। एच है अपने पास, ओ है, आर भी है और एन भी है, यानी कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। सीधा सीधा कोड किया गया है। तो एच को क्या कोड किया जा रहा है? तो 6 कोड किया जा रहा है। ओ को क्या कोड किया जा रहा है? तो 1 कोड किया जा रहा है, यानी ये दोनों ऑप्शन खत्म। अगला, आर को क्या कोड किया जा रहा है? तो आगे से तीसरा, तो यहां पे भी आगे से तीसरा, यानी कि 8 कोड किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 618 इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कोडिंग अब आपके दिमाग में एकदम सेट हो चुकी है और अगर परीक्षा में पूछ ली गई तो देखते ही पहचान जाओगे कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19वें क्वेश्चन की तरफ रुख कर रहे हैं। बोल रहा है 6 को 2 लिखा जाता है, 6 को 2 लिखा जाता है, 9 को लिखा जाता है 3। तो बताइए उसी कोड भाषा में 18 को क्या लिखा जाएगा? मैंने बोला था कि अगर संख्या जो कोड में दी गई है वो 10 से छोटी है या 9 से छोटी है तो रैंक नहीं लिखना। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ वोवेल, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को गिनना शुरू कर देना। यानी यहां पे हमने देखा कि 2 कॉन्सोनेंट हैं तो 2 लिखा है,
यहां पे कॉन्सोनेंट 2 हैं लेकिन लिखा है कितना 3, तो यहां पे बात फंस गई। अब हमने देखा यहां पे वोवेल कितना है 1, तो 1 में 1 अगर जोड़ दें तो 2 बनेगा। यहां पे वोवेल कितने हैं 2, तो 2 में 1 जोड़ दें तो 3 बनेगा। तो यहां पे वोवेल कितने हैं 1 2 3, 3 में अगर 1 जोड़ दें तो क्या बनेगा 4 बनेगा, और यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इसमें कुछ और भी लॉजिक लग रहा है, ये भी लॉजिक लग सकता है, ये भी लॉजिक लग सकता है, तो फिर वो ऑप्शन में होना चाहिए। और ऑप्शन में भी अगर आपका लॉजिक जो आपने लगाया हो वो दिख गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस लॉजिक को देख लूंगा, अगर वो जेन्युइन होगा तो फिर वो ओके होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि नंबर कोडिंग में लॉजिक कई लग सकते हैं, और वो भी उनमें जिनमें 9 से छोटी संख्या है, उनमें कई लॉजिक लगाए जा सकते हैं, क्योंकि छोटी संख्या पे कुछ भी किया जा सकता है। कस्टम लिखते हैं CUSTOM, PQUTWF, 3 21 19 20 15 13, यहां पे लिखा 6 23 20 21 17 और 16। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या 3 के आसपास कुछ नीचे नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। 3 के आसपास हमें 6 नजर आ रहा है, यानी कि कहानी गड़बड़ हो गई। और 3 के आसपास अगर 6 है तो फिर 3 के पीछे की तरफ अगर जाया जाए तो 21 भी आ सकता है, 23 भी आ सकता है, यानी 29 में से हमें 8 घटाना पड़ेगा तो 21 आएगा। क्या लॉजिक लग सकता है? तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। और अगर ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो 3 से अगर 6 बन रहा है तो कितना जोड़ा जा रहा है +3। 21 से 23 बन रहा है तो -2। फिर हमारे पास क्या था 19, 19 में 1 जोड़ा जा रहा है +1, 20 में 1 जोड़ा जा रहा है +1, 15 में 2 जोड़ा जा रहा है +2, 13 में 3 जोड़ा जा रहा है +3। तो क्या ये लॉजिक लग रहा है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, वैसे तो मुझे पहली मर्तबा में लग रहा है कि ये लॉजिक लग जाएगा, लेकिन एक बार फिर से हमें चेक करना चाहिए कि +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी कि जो आगे वाला पीछे जा रहा है वो हो रहा है +3। जो ये वाला जा रहा है यहाँ पे ये हो रहा है +2, ये 19 जा रहा है यहाँ पे +1, ये जा रहा है यहाँ पर +1, और ये फिर +2 +3। ठीक है, लग सकता है, लगा के देखते हैं एक बार इस लॉजिक को। सीक्रेट, ये जाएगा तो +3 हो रहा था, तो 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 22। 2 जुड़ रहा है तो बनेगा 7, 1 जुड़ रहा है तो बनेगा 4, फिर 1 जुड़ रहा है तो बनेगा 19, 18 और 1 19, फिर 2 जुड़ रहा है तो बनेगा 7, और फिर 3 जुड़ रहा है तो बनेगा 23। WGSDG और V, WGSDGV, WGSDGV, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर। तो समझ गए, तो लॉजिक ये था कि रिवर्स में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे +1 +2 +3, और यहाँ पे भी इस तरफ भी +1 +2 और +3, ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, रिवर्स का पैटर्न। तो उम्मीद करता हूँ सब समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 स्विंग। ये भी वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है। स्विंग को लिख रहा है PSFPF, PSFPF। चलते हैं, 19 16 23 19 9 6 14 16 और 7 6।
अगर इसको देखा जाए सीधा सीधा सामने, तो ये कितना हो रहा है -3, ये कितना हो रहा है -4, ये कितना हो रहा है -3, ये कितना हो रहा है +2, और ये कितना हो रहा है -1। क्या चलेगा ये लॉजिक? P16 S19, क्या ये लॉजिक लग सकता है? अगर लग सकता है तो फिर स्टार्ट करते हैं। T में से 1 माइनस किया तो कितना बनेगा S, A में 2 जोड़ा तो कितना बनेगा 3, 3 का मतलब C, यानी कि ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अगला E में से फिर 3 माइनस किया तो कितना बनेगा 2, यानी कि B आना चाहिए। E में से अगर हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास आना चाहिए था B, और B इन दोनों में ही ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है फिर हम लोग किसी और लॉजिक के साथ जाएंगे, ये लॉजिक नहीं लगना चाहिए। और अगर ये लॉजिक नहीं लग रहा है तो फिर B, A की जगह पे B आना चाहिए, ठीक है। अगर इसको -3 किया जाए तो 19 में से 3 माइनस किया जाए तो 16 बनेगा, यानी P आएगा। -4 यानी W में से, यानी 23 में से 4 घटाया जाए तो वैल्यू 19 मिलेगी, 19 का मतलब S, और PS इसी में है। तो यहाँ पे बस केवल गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। E मतलब 5, और 5 में से माइनस कितना होना है? 3 माइनस होना है। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 ही बचेगा, यानी B आना चाहिए। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है ये, यहाँ पे क्या आना चाहिए? B आना चाहिए। तो PSBCS यानी B इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, मार्कवीड, मार्कवीड MARKWEED, मार्कवीड। इसको लिख रहा है DEHZNUAM, 13, 1, 18, 11, 23, 5, 5, 4। ये M था तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 13, 1, 21, 14, 26, 8, 5 और 4। चलते हैं दोस्तों, चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम सोचें कि 13 से उठाया जाए यहाँ की तरफ, तो 13 के आसपास 14 दिख रहा है, तो मन में आया कि हो सकता है ये 4 उठ के पीछे 4 चले गए हों, ये हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये 13 से 14 हुआ, लेकिन ये 1 से 21 कैसे हो गया, यहाँ पे बात फंस जाएगी। अब देखते हैं कि क्या इसमें हमारा अपोजिट लेटर का फंडा लग रहा है, क्योंकि वो भी हमें देखना पड़ता है। हर बार हम उसको चेक करते हैं कि क्या अपोजिट लेटर है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा अपोजिट लेटर है कि नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं इस पे देखते हैं। एक तो हमें समानता दिख रही है इन दोनों में, अपोजिट लेटर तो नहीं है क्योंकि M का अपोजिट N होगा, A का अपोजिट Z होगा, R का अपोजिट I होगा, और I इसमें मौजूद नहीं है, तो अपोजिट का तो फंडा नहीं लगेगा। चलते हैं दूसरा, 1, 13। अब हमने सोचना शुरू किया कि और क्या क्या हो सकता है, समानता क्या क्या है। तो एक चीज हमें समान दिख रही है यहाँ पे, वो क्या? ये 13 और ये 13, ये 4 और ये 4, ये तो हमें समान दिख रहा है। यानी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है क्रॉस जा रहा हो, यानी कि ये यहाँ पे जा रहा हो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं +0, ठीक है। 1 अगेन +0, 5 अगेन +0, यहाँ पे +1 था, +0 +0, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखते हैं अगला। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 से ये क्या बन रहा है? 8, यानी 3 +3, ये +3,
26 और 11 और 3 14 प्लस 3 और 18 और 3 21। ठीक है, यानी बीच के 4 लेटर में +3 रिवर्स में लग रहा है और बाहर के सारे लेटर समान अवस्था में +0 से जा रहे हैं। यानी कि अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिख के देखें तो मार्क वीड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो लॉजिक लग रहा है इसमें। मार्क वीड को कोड किया जा रहा है DEHZNUAM। दोस्तों ध्यान से देखो, ये M एज इट इज गया, ये A भी एज इट इज गया। यहां पे देखें तो ये जो D है एज इट इज गया और E भी एज इट इज गया। ये दो तो 0 0 +0 यहां से R जो है 3 बढ़ के कहां जा रहा है ये, तो 18 में 3 जोड़ा तो 21, यानी ये R आगे वाला पीछे जाएगा, ये यहाँ 3 बढ़ के जाएगा, ये यहाँ 3 बढ़ के जाएगा और ये यहाँ 3 बढ़ के जाएगा। ये लॉजिक लग रहा है। ठीक है, इसको हमने देखो वैसे लिखते तो फंस जाते, हमने ऊपर नीचे लिखा तो काफ़ी चीज़ें हमें नज़र आने लगी और हमने आपको कैसे इसको बताया कि आपको ये वहाँ एग्ज़ाम में कैसे समझ में आता। जब हमने देखा कि इसके आसपास कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न नहीं काम कर रहा है, 13 से 4, 13 से 5, 13 से 8 और 13 से 13, तो जैसे ही हमने 13 से 13 देखा ये, तो हमारे दिमाग में आया कि अगर ये 13 से 13 है तो ये 1 से 1 है। तो फिर मन में सोचा पीछे भी तो 4 से 4 है और 5 से 5 है, तो यानी क्रॉस हो रहा है। लेकिन यहां पे जब देखा तो 3 बढ़ रहा था, बस यहां से पकड़ लिया क्वेश्चन को। अब देखेंगे EZD 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 तीनों में सेम है, तो दूसरा वाला क्या होगा, तो जो लास्ट से आएगा यानी Z, ठीक है, दूसरा वाला Z होगा। अब यहां से बदल रहा है, P भी सेम है, हम कहां से चेंज कर सकते हैं इसको, तो चौथे वाले से चेंज करेंगे। चौथा वाला कौन होगा, यानी 1 2 3 4, ये कौन आया था हमारे पास 23 से 26, तो 3 2 5वां वाला आया था चौथे पे 23 से 26, तो 5वां कौन है, 1 2 3 4 5, एम्स में कितना जोड़ा जा रहा था 3, यानी 16, P बनेगा, यानी कि P आएगा। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। यानी GOO सब में सेम है। अब लास्ट वाले से समझ आ जाएगा, तो लास्ट में क्या जाएगा, G का G जाएगा, तो G का G जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, D। स्मार्ट तरीके से हमने आंसर निकाला, D आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, बिगिन को BEGIN बिगिन, और इसको कहा जाता है YLJHK, इसको ये कहा जा रहा है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 5 7 9 14, 25 12 10 8 और 11। चलते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें कुछ लॉजिक लग रहा है। तो B का अपोजिट Y होता है, ये तो हमें दिख गया, लेकिन N का अपोजिट नहीं है, I का अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट का तो लेटर नहीं लगेगा, तो इसको हटा देते हैं। अब और कुछ देखते हैं कि क्या 2 से 25 पे पहुंचा जा सकता है, तो माइनस करेंगे तो 28 में से 3 माइनस होगा तो 25 आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, यानी कि ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब हमारे पास अगला ऑप्शन ये बचा कि B से यानी 2 से अगर हम लोग बीच के नंबर्स को 3 कर देते हैं, यानी ये देखो 5, तो 5 से ये 3 8, 7 और 3 10 और 9 और 3 12, इसमें तो +3 लग गया। इसमें 14 से 11 तो -3 होगा, तो इसमें भी -3 अगर हो जाए तो 2 में 26 जोड़े तो कितना बनेगा 28, 28 में से क्या घटाएं कि 25 बन जाए तो -3, तो यही क्या हो जाएगा आपका लॉजिक, यही लॉजिक लगेगा। ये जो ट्रिपल का क्रॉस है, पहले हम जितने क्वेश्चंस बना रहे थे वो आगे से लगना शुरू हो गया था, लेकिन अब ट्रिपल का क्रॉस कहाँ खिसक गया, बीच में, तो फंस जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमने देखा कि बी को हम कहीं पकड़ ही नहीं पा रहे थे
और जब बी को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अगले वाले लेटर को पकड़ने की कोशिश की, तो 5 के आसपास हमें 8 दिखा, तो हमने तुरंत 3 के क्रॉस में चेक किया तो सब में +3 हो रहा है, तो बस लास्ट वाले को हमने यहाँ से एग्जीक्यूट कर लिया कि अगर ये -3 है तो ये भी -3 होना चाहिए। चलते हैं आंसर की तरफ। जोनल, तो जेड में से 3 घटाएंगे तो कितना बनेगा 23, 23 का मतलब डब्ल्यू। एल में से 3 घटाएंगे तो बनेगा 9, 9 का मतलब आई। तो डब्ल्यू और आई लास्ट में केवल और केवल इन्हीं दोनों ऑप्शन में है। चलते हैं, बीच वाले ट्रिपल के क्रॉस हो जाएंगे, तो 15 में 3 जोड़ा जाएगा तो 18 यानी आर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर लिखा है लास्ट से दूसरा। क्यों आया ये आर, क्योंकि ओ जाएगा यहाँ पे तीसरे वाले पे, और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ओ से 15 और 3 18, तो आर आना चाहिए यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्लेम, क्लेम को कह रहा है CLAIM, क्लेम। क्लेम को बोला जा रहा है LCBMI। ये तो बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि ये क्या पोजीशन अरेंजमेंट है, तो कुछ लेटर की पोजीशन अरेंजमेंट हो रही है और कुछ की नहीं। CL इसमें है, CL इसमें है, यानी कि सीधे सीधे पोजीशन अरेंज कर दी। IM की पोजीशन अरेंज कर दी, और यहाँ पे क्या था, +1 था। ठीक है, यानी आगे के 2 का पोजीशन अरेंज, पीछे के 2 का पोजीशन अरेंज, और बीच वाला +1 हो गया। चलते हैं केबल में, तो केबल क्या होगा, ये पलट जाएंगे तो ये बन जाएगा AC, ये पलट जाएंगे तो बन जाएगा EL, और इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा C। तो ACCEL, यानी आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो थे, अभी हम लोगों ने 24 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और 24 क्वेश्चन सभी अच्छे लॉजिक के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग थोड़ा सा मूव कर रहे हैं दूसरी PDF की तरफ, जो कि और क्वेश्चंस हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो आज के सेशन में हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं, और कल जो हमारा सेशन होगा वो नए टॉपिक पे बेस्ड होगा, यानी हम लोग नए टॉपिक को शुरू करेंगे और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बना रहे होंगे जो UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इसको आप सभी अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में बनाएं, क्योंकि एक बार आपको ट्राई करना जरूरी है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी रफ शीट में इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट सेक्शन में डालिए अपना आंसर। बाकी फिर मैं एक बार चेक करता हूं आपके सारे कमेंट्स को। ठीक है, बनाइए, आपको 1.5 मिनट का समय दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जितने लोगों ने बना लिया है वो कमेंट में डाल दीजिए, हम देख लेंगे इसको और अपनी तरफ से लाइक कर देंगे। और आप भी ये ध्यान रखें कि जब भी सेशन को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो फिर हम क्वेश्चंस को टाइमर लगा के यहाँ पे कराना शुरू करेंगे, तो और अच्छा लगेगा कि कौन आंसर पहले दे रहा है। तो जब भी वीडियो आप देखें तो उसको शेयर करते चले जाओ, उस लाइव वीडियो को अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या साथी हैं जो UPSI का पेपर दे रहे हैं इस बार, उनको शेयर कर दें अपना लिंक, और उनको भी इसमें इनवाइट कर लें कि आओ साथ में मिलके एक कंपटीशन करते हैं। मोस्ट, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे तो टाइमर लगा के करेंगे तो और मजा आएगा। मोस्ट 134 बोला जा रहा है, तो मोस्ट को लिखा जा रहा है 134। हमने बोला था कि अगर रैंक, अगर जो इसमें कोड लिखा हुआ है वो अगर पढ़ने वाला हुआ, यानी 10 से लेके 200-300 की रेंज में हुआ, तो रैंक को लिख के उसका मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सब कहानी हो रही होगी। तो हमने लिखा 13, 15, 19,
20। ये हमने लिख ली फॉरवर्ड रैंक किसकी। अब चलते हैं बैकवर्ड रैंक की तरफ। तो बैकवर्ड रैंक 27 में से 13 घटाया कितना हो गया 14। ये बता चुका हूँ 27 में से घटा के क्यों आती है बैकवर्ड रैंक, क्योंकि किसी भी लेटर की फॉरवर्ड और बैकवर्ड रैंक का योग कितना होता है 27। जैसे जेड है तो आगे से गिनती 26वीं है और पीछे से गिनती पहली है, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना हुआ 27। तो अगर आगे से गिनती पता है और पीछे की निकालना है तो 27 में से घटा दोगे तो पीछे की निकल आएगी। बस ये था पूरा। चलते हैं 14 और यहाँ पे क्या लिखा हमने 12, 15 12 27, 27 में से 19 माइनस किया 8, 27 में से 20 माइनस किया 7। अब जोड़ते हैं। तो सबसे पहला टास्क था कि इनको जोड़ लो। हमने क्या बताया था, या तो फॉरवर्ड रैंक को जोड़ लो आंसर आ जाएगा, या बैकवर्ड रैंक को जोड़ लो आंसर आ जाएगा। फॉरवर्ड रैंक को जोड़ के किसी का गुणा करके पहुंचा जाए तो आंसर आ जाएगा। बैकवर्ड रैंक को जोड़ के किसी का गुणा करके पहुंचा जाए तो आंसर आ जाएगा। किसी का गुणा वो नंबर ऑफ लेटर का गुणा हो सकता है, ठीक है। फिर हमने बताया था इससे भी काम ना बने तो फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक दोनों ऊपर नीचे लिख रखी है, और ये काम आपको करना है कि जब भी आप लेटर लिखेंगे तो दोनों रैंक लिखेंगे ताकि चीजें तुरंत क्लियर होने लगे। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग फॉरवर्ड रैंक जोड़ेंगे कॉन्सोनेंट की, ऊपर वाली कॉन्सोनेंट की और नीचे वाली वॉवेल की, उससे शायद आंसर आ जाए। उससे भी नहीं आया तो कॉन्सोनेंट की ऊपर वाली उठाई थी तो नीचे वाली उठा लेंगे, वॉवेल की ऊपर वाली उठा लेंगे। ये सब क्या है, लॉजिक है, और ये दिमाग में चलेंगे आपके। चलते हैं तो सबसे पहले इसको जोड़ के देखते हैं। तो ये 20 और 10 30, 39 और 10 49, 49 और 5 54, 54 और 3 57, 57 और 10 67, बना हमारे पास कितना 67। क्या 67 से 34 पे पहुंचा जा सकता है? तो आप कहोगे सर 2 का गुणा कर दो तो 34 पे पहुंच जाएंगे, 134 पे। अब 2 का गुणा कर तो दें, लेकिन कहाँ से? तो आपने कहा कि सर 2 का गुणा करना है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कुछ 2 है क्या, तो अभी तक तो नहीं दिख रहा। तो हमने सोचा शायद 2 का ही गुणा हो रहा हो, तो इसमें से चेक कर लेते हैं। एफ होता है 6, फॉरवर्ड रैंक जोड़ना है। यू होता है 21 और आर होता है 18। 8 और 1 9 6 15, 1 हासिल 45। 45 का डबल करेंगे तो कितना मिल जाएगा 90। काम हो गया, यानी 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा इसमें, तो 2 का गुणा इसमें भी होगा। चलते हैं सक्सेस को निकालते हैं। तो सक्सेस का 19, एस यू 21, 3 3 5 19 19, जोड़ लेते हैं एक बार। 9 9 18, 18 5 23, 23 और 3 26 और 3 29 और 1 30 9 39, 3 कैरी 5 1 6 1 7 1 8 89। इसका डबल करते हैं तो कितना बनेगा 178। क्या 178 ऑप्शन में है? तो हाँ 178 ऑप्शन में है, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन, क्योंकि फॉरवर्ड रैंक को जोड़ के डबल किया गया। अब चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो आज का उद्देश्य भी मेरा ये था कि इन क्वेश्चंस को भी, यानी सेंटेंस कोडिंग के क्वेश्चंस को भी एक बार देख लिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं इसका पूरा तरीका आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे हमने लिखा, बहुत ध्यान से समझना, एक ही बार में ख़त्म करना, इसको दोबारा की ज़रूरत ही ना पड़े हमें, क्योंकि जो भी पढ़ रहे हो बस वो ये सोच के पढ़ना कि अब थ्योरी नहीं मिलेगी इसकी। स्काई इज ब्लू, ये एक सेंटेंस लिखा है। एक सेंटेंस लिखा है सी इज डीप, और तीसरा सेंटेंस लिखा है सी लुक्स ब्लू। सी लुक्स ब्लू, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, इनके कोड लिख लेते हैं। तो 481 246 698, ये कोड जो है, एक सेंटेंस लिखा उसके 3 कोड लिखे, क्योंकि इसमें कितने वर्ड हैं 3 वर्ड है, तो हर वर्ड का एक कोड होगा इनमें। इनमें भी हर वर्ड का कोड इसमें डला होगा, इसमें भी हर वर्ड का कोड किसमें डला होगा, इसमें। लेकिन हमें पता नहीं है कि किसका कोड क्या है। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि कोड सारे नंबर में हो। कोड आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी अभी हम देख रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल को KANDANSAN लिखा जाता है, तो उसने नंबर की जगह क्या कुछ ऐसे ही कोड लिख दिया। हु इज फर्स्ट को लिखा गया ZANKANVAN, और दिस इज पेटीट को लिखा गया VNGNLEN। तो
तो वो कह रहा है उसी कोड भाषा में हु के लिए कोड क्या होगा। किसके लिए पूछ रहा है? हु के लिए। तो पहले तरीका समझ लेंगे तो आप उसका आंसर तुरंत दे दोगे। 3 तरह के वर्ड होते हैं, 3 तरह के शब्द इसमें होते हैं। पहला कहलाता है कॉमन वर्ड, कॉमन वर्ड यानी कॉमन शब्द होगा, और दूसरा कहलाता है अनकॉमन शब्द, तीसरा कहलाता है एब्सेंट, अनुपस्थित। 3 तरह के शब्द इसमें लिखे। कॉमन शब्द वो शब्द होता है जो एक से अधिक सेंटेंस में डला हो, जैसे इज, जैसे ब्लू, जैसे सी। ये कैसे वर्ड है? कॉमन वर्ड। तो कॉमन वर्ड का मतलब क्या हुआ? अगर एक से अधिक सेंटेंस में कोई शब्द नजर आ रहा है तो वो कैसा वर्ड है? कॉमन वर्ड है। अब कॉमन वर्ड को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं? तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी कॉमन वर्ड निकालने जाते हो सबसे पहले हम लोग कॉमन वर्ड को ही एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि कॉमन वर्ड जल्दी निकल आएगा। कैसे? जैसे हमने कहा कि इज का कोड क्या होगा, तो आप कहोगे इज और किस सेंटेंस में है? तो आपने कहा इज दूसरे सेंटेंस में भी है, इज पहले में भी है, दूसरे में भी है। अब ये देखो कि क्या इन दोनों सेंटेंस में कोई और भी कॉमन है इज के अलावा? तो आपने कहा इज के अलावा और कोई कॉमन नहीं है इन दोनों सेंटेंस में। तो जो कोड लिखे हैं इनमें भी एक संख्या कॉमन होगी, और वो किसकी होगी? इज का कोड होगा वो, क्योंकि दोनों में आना चाहिए। तो इज का कोड क्या होगा? तो इन दोनों में जो संख्या कॉमन है वो कौन सी है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे हमसे कहा गया सी का कोड बताइए, तो सी देखो इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है, इसमें और इसमें। इन दोनों सेंटेंस में कुछ और कॉमन है क्या? तो आपने कहा कुछ और कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंस के जो कोड लिखे हैं इनमें एक संख्या कॉमन होगी, और वो संख्या कौन सी है? 6। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ गए? जैसे आपसे कहा जाए ब्लू का कोड क्या होगा, तो ब्लू इसमें है और इसमें है। तो इन दोनों लाइन में और कुछ कॉमन है क्या? तो स्काई सी नहीं है, इज लुक्स नहीं है, ब्लू कॉमन है बस। तो इन दोनों कोड में एक संख्या कॉमन होगी, वो किसकी होगी? ब्लू की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। कॉमन वर्ड को निकालना बहुत आसान है। अब मन में आया कि सर अनकॉमन वर्ड कैसे निकाला जाएगा? जैसे आपसे अगर उसने सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया, अच्छा एक बात और बता दूं, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि इन दोनों में देखा तो इज कॉमन है, इन दोनों सेंटेंस में देखा तो इज कॉमन है, और फिर मैं कहता था कि क्या और कोई इन दोनों सेंटेंस में कॉमन है? तो आप कह देते थे नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों सेंटेंस में एक आदमी और कॉमन होता, जैसे यहां लिखा होता ग्रीन, और यहां पे एक एक कोड और डला होता 7-7, अब हम कहते कि इज कॉमन है इन दोनों में, तो आप कहते हाँ है, लेकिन इन दोनों में एक आदमी और कॉमन है, वो कौन है? ग्रीन। तो क्या वहां पे एक संख्या कॉमन होती? नहीं। फिर कितनी संख्या कॉमन हो जाती? 2। 4 भी इन दोनों में है और 7 भी है। तो आप अब फंस जाते कि इज का कोड अगर पूछा जाता कि इज का कोड क्या होगा, तो अब आप बता नहीं पाते, आप बस ये कह पाते कि या तो 4 होगा या फिर 7 होगा, यानी आइदर 4 और 7। यानी कि इज का कोड कैसा हो जाता? कंफ्यूजन वाला। आपके पास अगर आंसर नहीं होता तो आप आंसर क्या लगाएंगे? कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। और या फिर दोनों डले होंगे तो लगा दोगे या तो 4 या फिर 7। समझ गए? तो ऐसी सिचुएशन में ईदर और आ जाएगा। तो एक ही वर्ड कॉमन होना चाहिए दोनों सेंटेंस में। अगर 2 कॉमन हो गए तो फिर आइदर और लग जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आई किसकी? कॉमन वर्ड की बात कर रहे थे हम। तो जैसे इज का निकाला तब तो ठीक है। अब अगर हमसे पूछा जाता कि स्काई का कोड क्या होगा, अब आप देखते कि स्काई कैसा शब्द है, तो आपको स्काई कहीं ढूंढे नहीं मिलता कि कहीं हो। तो स्काई अगर कहीं नहीं है तो स्काई का तो फिर कॉमन लेके आप निकाल नहीं सकते। तो फिर आप क्या सोचते कि इस पूरी लाइन में स्काई को छोड़ के जो और कोई डले हुए हैं, अगर इनको निकाल लिया तो बचा हुआ स्काई का रह जाएगा कि नहीं?
तो इनको चेक करते हैं, इज इन दोनों में है तो 4, ब्लू इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सी संख्या है, 8। तो जो स्काई का कोड बचा हुआ रह गया वो कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए? तो ये सिचुएशन। अब कभी कभी क्या होता है, मान लो एक ही लाइन में स्काई के अलावा ग्रीन भी लिखा होता और यहां पे लिखा होता 7, तो फिर फंस जाते आप। तो ऐसी सिचुएशन में फिर इस बचे रह जाते कितने, 2। ना ग्रीन निकाल पा रहे हो आप, ना स्काई निकाल पा रहे हो। तो स्काई का कोड क्या हो जाता है, या तो 1 या फिर 7। तो 2 तरीके से आइदर और लगता है। एक तो 2 सेंटेंस में अगर आप कॉमन लेने जा रहे हो और उसमें 2 वर्ड कॉमन हो तो आइदर और लग जाएगा। और कैसे आइदर और लगता है, अगर एक ही सेंटेंस में 2 अनकॉमन वर्ड डले पाए गए तो भी हम उनका निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि क्या लग जाएगा, आइदर और। तो आइदर और 2 तरीके से लगता है, या तो 2 सेंटेंस में 2 वर्ड कॉमन हो तो आइदर और, या फिर एक ही सेंटेंस में 2 अनकॉमन वर्ड हो जो कहीं नहीं मिल रहे हो तो आइदर और। समझ गए? अब बात आई एब्सेंट वर्ड की कि एब्सेंट वर्ड क्या है। एब्सेंट वर्ड ये है कि मान लो हम पूछते हैं बताओ येलो का कोड क्या होगा, तो आप कहोगे कैसी बात कर रहे हो, येलो तो है ही नहीं इसमें। तो जब है ही नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है उसका कोड। होगा क्या, ऐसा नंबर होगा जो इनमें मौजूद ना हो। क्यों? क्योंकि ये तो किसी ना किसी के कोड है। तो अगर हम येलो का कोड सोचे तो 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है, यही हो सकता है येलो के। तो जो भी ऑप्शन में डला होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल को तो यहां पे मैं लिख के बता रहा हूं ताकि आपको ये कभी ना फंसे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखा जा रहा है KAN DAN और SAN। फिर लिखा है हु इज फर्स्ट, हु इज फर्स्ट, और इसका कोड लिखा जा रहा है ZAN KAN और VEN। ठीक है। दूसरा लिखा जा रहा था दिस इज पेटिट, और इसका कोड लिखा था VEN GEN LEN। आपसे पूछ रहा है बताओ हु कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हु पे अटैक करते हैं। हु पे गए तो पहले तो ये देखो हु कॉमन है कि अनकॉमन है। तो आपने कहा हु तो किसी में है ही नहीं, तो ये अनकॉमन वर्ड है। और अनकॉमन वर्ड कैसे निकाला जाता था, इन दोनों को निकाल लो तो ये अपने आप बचा रह जाएगा। तो इज को निकालते हैं, तो इज इसमें है और इसमें है, इन दोनों में इज है। तो इन दोनों में एक वर्ड कॉमन होगा, और वो वर्ड कौन सा है इन दोनों में कॉमन। तो आपने कहा इन दोनों में जो कॉमन है वो है VEN। तो VEN यहां से खत्म। ये किसका कोड हो गया, इज का। फर्स्ट, फर्स्ट यहां पे है और कहां पे है भाई, तो फर्स्ट यहां पे है और फर्स्ट यहां पे है। इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। तो एक कोड इन दोनों में कॉमन होगा, वो कौन सा है, तो आप कह दोगे KAN, यानी KAN इसमें भी है और इसमें भी है। अब 2 कोड खत्म हो गए, KAN VEN। तो हु का कोड क्या बच के रह गया, ZAN। तो आंसर क्या हो जाएगा, ZAN, हु का कोड हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी प्रक्रिया हमने आपको बताई अभी, पूरा शुरू से लेके अंत तक, वो आपको क्लियर हुई होगी। आपको सीधे जो पूछा जा रहा है उसी पे अटैक करना है और उसको चेक करना है वो कॉमन शब्द है कि अनकॉमन। अगर ये कॉमन होता तो सीधे निकाल लेते आंसर, और अगर ये अनकॉमन है तो पहले इस लाइन के और चीजों को खत्म करो फिर इसको निकाल लो। क्लियर होगी बात। अब इसी में यूपीएसआई एक्सपेरिमेंट क्या कर सकता है इस क्वेश्चन पे, तो अब उसको समझ लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो ध्यान देना, एक्सपेरिमेंट की बात जरा हम लोग करते हैं। अगर उसने आपसे कुछ इस तरीके से कहानी दे दी नंबर वाली, उसमें कोड नहीं आएंगे, केवल नंबर आएंगे। जैसे ये नंबर लिखे थे तो कोड केवल नंबर में होगा, लेटर में नहीं होगा, तब फिर वो कॉन्सेप्ट लगा सकता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है तो ध्यान से देखो, चलते हैं।
अगर हमने यहां पे आपको कोड दे दिए 4 3 2, एक ये दिया, और यहां पे हमने आपको कोड दिया 2 3 4, और यहां पे हमने दिया 5 3 4, और आपसे अब मैं पूछने लगा कि अब कोड बताइए, तो ये सिचुएशन थोड़ी खतरनाक हो जाएगी दोस्तों। खतरनाक कैसे हो जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। इस सिचुएशन में एक दिक्कत आ रही है कि यहां पे मैंने देखा कि 4 3 2, और यहां पे भी 4 3 2, सारे नंबर एक जैसे, और सारे नंबर अगर कॉमन है तो सारे शब्द कॉमन होना चाहिए थे। अब अगर हम कहें ब्लू का कोड क्या होगा, तो अगर मान लो ब्लू का कोड 4 आ गया, तो इसमें तो ब्लू है ही नहीं, फिर ये 4 क्यों लिखा है इधर पे? ये चाइनीज कोडिंग या इसको सेंटेंस कोडिंग का पार्ट नहीं है। इसमें क्या होगा, आप इसको पकड़ेंगे ऐसे ही कि इसमें जो नंबर लिखे होंगे वो नंबर तो कॉमन होंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ड नहीं दिखाई दे रहे होंगे कॉमन। पता चला यहाँ पे 2 3 4 तीनों लिखे हैं, 2 3 4 तीनों लिखे हैं, तो यहाँ पे सब बदल कैसे गए? फिर तो जो इधर लिखा है वही सारा इधर होना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, लॉजिक से। यानी इसमें क्या होगा, इसमें उसने क्या किया, इसने कोई लॉजिक नहीं लगाया, उसने केवल नंबर लिख दिए। कैसे? इसमें 3 लेटर हैं तो इसका कोड है 3, इसमें 4 लेटर हैं तो इसका कोड है 4, इसमें 2 लेटर हैं तो इसका कोड है 2, इसमें 3 है तो इसका कोड 3, इसका कोड 2, इसका कोड 4, इसका कोड 4, इसका 5 और इसका 3। बात समझ गए? तो अब वो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, तो वो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वो इन्हीं में से पूछे। अब अगर वो लिख दे कि बताओ एलिफेंट का कोड क्या होगा, तो आप तो घबरा जाओगे कि भाई साहब एक तो एलिफेंट है नहीं इसमें, और ऊपर से एलिफेंट पूछ रहा है, और इसमें कोडिंग वो वाली भी नहीं लग रही है जो हम सीख रहे थे। तो फिर आंसर क्या होगा? तो नंबर ऑफ लेटर जितने होंगे वही आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। बात समझ गए? तो ये भी एक अलग प्रकार की कोडिंग है। जो बतेरी को जो परीक्षाएं हैं आपकी, बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिनमें ये बार बार पूछा गया, जैसे एसएससी की परीक्षा में पूछा गया, सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया। तो यूपीएसआई कोई अलग नहीं है, वो रीजनिंग में पेपर एसएससी से और भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी अच्छे लेवल का बनाता है। क्योंकि अभी तक का जो इतिहास रहा है यूपीएसआई के पेपर का, तो वाकई बहुत बहुत अच्छा पेपर दिया है। यानी आपको अगर डीप नॉलेज है, अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, तो आप पेपर को करके लेके जाओगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छे से करके नहीं गए तो वहाँ पे जो आपकी इंटेलिजेंस है वो यूपीएसआई का पेपर फेल करा देगा। आप सोच नहीं पाओगे लॉजिक, और लॉजिक लग रहा होगा बहुत छोटा। समझ गए? तो आज के सेशन में हमने पूरा ये कोडिंग करी, कुछ क्वेश्चंस को किया, और अब हम मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, या फिर हम लोग फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो हम लोग समझ लेते हैं कि कल क्या करना है। मिलते हैं कल इसी समय रीजनिंग की प्रैक्टिस के साथ। दोस्तों, इस सेशन को अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल मिस मत करना। मैं आपको परीक्षा तक रीजनिंग के इतने क्वेश्चंस यहाँ पे करके दिखा दूंगा कि अगर आप देखते ही रहे तो वहाँ क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद।